हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने कहा था कि आपसे मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, तो ये स्ट्रेटजी का पहला वीडियो है। ये हिस्ट्री के बारे में आपको सही दिशा और ज्ञान बताएगा। तो ये जो यूपी पीसीएस प्री 2020 आने वाला है, उसके लिए मैंने ये वीडियो हिस्ट्री को ध्यान में रख के बनाया है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स उनमें पढ़ने हैं जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एंशियंट हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको दो बुक्स पढ़नी हैं। एक है एनसीईआरटी क्लास 12th की, रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत की। अगर ये बुक अभी लॉकडाउन चल रहा है जिससे आपको मार्केट में नहीं मिल पाएगी, तो मैं इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपको केवी सर के टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको पढ़ना है घटना चक्र। देखिए, इसका क्रम यही होना चाहिए। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 12th की, और उसके बाद में जो चैप्टर पढ़ें उसके क्वेश्चंस आप घटना चक्र से करें, और फिर एक बार उस चैप्टर को पढ़ें। तो ये आपको क्या करना है, पहले बुक पढ़नी है, उस बुक का चैप्टर, फिर आपको घटना चक्र से क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद में फिर बुक को पढ़ना है, उसी चैप्टर को। जब इस तरीके से आप ये 3 बार में एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो मेन फोकस आपका रहना चाहिए हड़प्पा संस्कृति पे, क्योंकि प्री को लेके अभी असमंजस है, लेकिन जल्द ही प्री होगा। इसलिए सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए हड़प्पा संस्कृति अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता पे। तो आप इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें समाज पे फोकस करेंगे कि हड़प्पाई समाज कैसा था, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, उस पर फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो वहाँ पे शिल्प कला के क्षेत्र थे उन पे फोकस करेंगे, क्योंकि और साथ ही साथ आप राजनीतिक व्यवस्था भी देखेंगे हड़प्पा संस्कृति की। अगला फोकस आपका होना चाहिए मौर्य काल पे। मौर्य काल में आप क्या पढ़ेंगे, वही राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था। और इसमें आप प्रमुख शासक भी देखेंगे, जैसे अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, दशरथ हो गए। तो इनके बारे में आप मौर्य काल में पढ़ेंगे। उसके बाद में आप पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आपको पढ़ना है बुद्ध के बारे में और भगवान महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। और जितने तीर्थंकर थे या हीनयान महायान क्या था, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर को भी आप पढ़िएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड चैप्टर को। उसके बाद आप गुप्त काल को पढ़िएगा। गुप्त काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है इसको, इस काल को। तो गुप्त काल में आप जो है वो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य इत्यादि के बारे में पढ़िएगा। और यहाँ भी वही 4 एरिया फोकस कर रहे हैं आपको, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और प्रमुख शासक। फिर उसके बाद में आपको एक और चैप्टर पढ़ना है, वो हर्षवर्धन से रिलेटेड, ठीक है। इससे आपको पूरा कन्नौज का ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है इसमें। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री को लेके थे मेनली 5 चैप्टर। इनको आपको पढ़ना है क्योंकि समय कम है, नहीं तो पूरी बुक पढ़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये पहले 5 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, फिर अगर टाइम मिले तो और भी बुक में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं मिडाइवल हिस्ट्री का। तो मिडाइवल हिस्ट्री में भी वही पुरानी एनसीईआरटी, मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्रा। लॉकडाउन चल रहा है, आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैं इसका पीडीएफ केवी सर के टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और उसके बाद घटना चक्र, वही प्रोसेस अपनाना है। पहले एक चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद में घटना चक्र से उस चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, फिर बुक पे जाना है, फिर से दोबारा वो चैप्टर पढ़ना है। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसमें भी आपको वही 2-3 चैप्टर्स है, उन पर मेन फोकस करना है। तो पहला फोकस आपका होना चाहिए सल्तनत काल पे। सल्तनत काल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें खिलजी वंश और जितने भी और हैं तुगलक वंश, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है धीरे धीरे। और इसमें भी आपको वही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था, और यहाँ पे आप अर्थव्यवस्था को भी काउंट ले लीजिएगा। अर्थव्यवस्था में क्योंकि यहाँ पे सिक्के बहुत प्रचलन में थे और उन्होंने, हर शासक ने अपने अलग अलग नाम से सिक्के चलाए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ जो समाज में वर्गीकरण चल रहा था उसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में आपको मुगल काल पढ़ना है। मुगल काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अकबर, औरंगजेब और शाहजहां के बारे में पढ़ना है मेनली। और जो जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ में भी सामाजिक, राजनीतिक और
जो आर्थिक व्यवस्था थी, साथ ही साथ धार्मिक व्यवस्था क्या थी, और उसके साथ साथ आपको प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ना है। तो ये मुगल काल में भी आपको यही काम करना है। उसके बाद आपको एक चैप्टर और पढ़ना है, वो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे ज़्यादा फोकस नहीं गया है किसी भी इतिहासकार का, लेकिन ये आज के समय में इसकी भव्यता, अभी भी इसकी भव्यता बनी हुई है, तो इसलिए विजयनगर साम्राज्य को आपको बहुत फोकस करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी आप जरूर पढ़िएगा। तो ये 3 चैप्टर मेनली है, इनको पढ़िएगा, फिर इसके एमसीक्यू करिएगा घटना चक्र से, और आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री पे चलते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपके पास में स्पेक्ट्रम होगी, स्पेक्ट्रम या पुरानी एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्रा की है। इन दोनों में से एक बुक पढ़नी है आपको, दोनों नहीं पढ़नी है, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। और हिस्ट्री तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका, तो इसको कवर करना अगर कहे कि आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप 10 में 8 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 7 भी कर रहे हैं तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप जो है स्पेक्ट्रम और पुरानी एनसीईआरटी इनमें से एक को चुनिएगा। स्पेक्ट्रम अगर आपके पास नहीं है तो पुरानी एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा, वो भी आपका काम चल जाएगा। तो पुरानी एनसीईआरटी जो है उसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके बाद में आपको घटना चक्र पढ़ना है। यहाँ भी वही प्रोसेस अपनाना है, पहले बुक पढ़नी है, बुक का चैप्टर, फिर उसके एमसीक्यू करने हैं घटना चक्र से, और फिर उस बुक के चैप्टर को पढ़ना है। अब आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है 1857 की क्रांति। ठीक है, इसके कारण क्या थे, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण। ठीक है, तो इन कारणों के साथ साथ कहाँ पे किसने नेतृत्व किया, जैसे लखनऊ में किसने किया, कानपुर में किसने किया, इलाहाबाद में किसने किया, तो यहाँ पे नेतृत्वकर्ताओं के नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, इसमें आपको ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो इस पर भी आपका बेहतरीन फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में राष्ट्रवादी चरण 1885 से 1914, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें मुख्य जो कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं थी उनके बारे में आपको पढ़ना है। कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, और इसके बारे में क्या क्या सिद्धांत हैं, 2 सिद्धांत हैं, तो उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ना है, कर्जन की नीतियों के बारे में पढ़ना है, बंगाल विभाजन के बाद में स्वदेशी आंदोलन जो हुआ उसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको जो है सूरत संकट 1907 का उसके बारे में पढ़ना है, और मार्लेमेंटो सुधार के बारे में पढ़ना है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं राष्ट्रवादी चरण 1885 से 1914 के बीच में। फिर गांधीवादी युग आ जाता है, जैसे कि आप जानते हैं अफ्रीका से गांधी 1915 में आते हैं, और उसके बाद से उनकी मृत्यु तक का जो युग है वो गांधीवादी युग ही है। तो इसमें आपको चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और उसके बाद साइमन कमीशन का जो विरोध था वो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और उसके बाद में जो आपका अन्य जैसे जो लाहौर का सत्र हुआ था उसके बारे में पढ़ना है, कराची अधिवेशन के बारे में पढ़ना है, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 का इसके बारे में आपको पढ़ना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन इस पर आपको ध्यान देना है, और उसके बाद नौसैनिक विद्रोह पे ध्यान देना है, वेवल योजना पे ध्यान देना है, और उसके बाद में कैबिनेट मिशन। इन सभी टॉपिकों पे आपको ज़्यादा जोर होना चाहिए, इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, और ये सब आपको बुक में मिल जाएगा, और इससे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे घटना चक्र में, तो इन पे आपका बेहतरीन फोकस होना चाहिए। उसके बाद में प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका डलहौजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वारन हेस्टिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेलेजली के बारे में आपको पता होना चाहिए, और डफरिन, लॉर्ड डफरिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मिंटो के बारे में आपको पता होना चाहिए, कर्जन के बारे में आपको पता होना चाहिए, लिटन और रिपन के बारे में पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में लॉर्ड लिथिगो और वेलिंगटन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वेवल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मुख्य जो गवर्नर जनरल है इसकी मैंने आपको एक नाम दे दिए हैं, और इसको आप जाइएगा देखिएगा कौन से इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं अपने कार्यकाल के दौरान में। अगर उनके कार्यों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसके बाद में कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, इसमें कौन अध्यक्ष था और किस सन में हुआ और कहाँ हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 1896 का अधिवेशन एक इम्पॉर्टेंट है, 1911 का इम्पॉर्टेंट है। अब जब इस पे जाएंगे ना 1896 और 1911 में, तो आपको पता चल जाएगा क्यों इम्पॉर्टेंट है। 1885 का पहला अधिवेशन, 1887 का और 1888 का, इसके बाद में 1905 का, और उसके बाद में आप जाएंगे तो 1917 का, 1924 का, 1925 का, फिर 1931 का, 1929 का, और उसके बाद में 1936, 1938, 1939, ये सभी इम्पॉर्टेंट, और 1942, ये सभी इम्पॉर्टेंट अधिवेशन हैं। इनके बारे में आप पढ़िएगा, और इनमें अध्यक्ष कौन था और ये कहाँ पे अधिवेशन हुआ, इसके बारे में भी पढ़िएगा। एक क्वेश्चन आपसे है मेरा कि महात्मा गांधी ने एक अधिवेशन में सिर्फ भाग लिया, और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसका आप कमेंट कीजिएगा नीचे। तो ये पूरा था मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ओवरव्यू। तो मैंने आपको महत्वपूर्ण चैप्टर और महत्वपूर्ण बुक बता दिए, और कैसे पढ़ना ये भी बता दिया है। मैंने अपने दोनों पीसीएस प्री के एग्जाम में ये अनुभव किया है कि यहाँ से मैं पढ़ के गया तो मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर। तो यही था इस लेक्चर में। आई होप मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी सही से समझा पाया होऊंगा। धन्यवाद।